तो 11 मार्च को क्लास 10th का समाज विज्ञान का पेपर है और समाज विज्ञान के लिए हम लेके आए हैं अर्थशास्त्र के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। कोई एक बार पूछा गया, कोई 2 बार, कोई 3 बार, कोई 4 बार, कोई 5 बार और कोई इससे भी ज्यादा बार पूछा गया है। तो चलिए, ये एक इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने ये रहा। कितनी बार पूछा गया? 23 और 24 के 2 सेटों में पूछा गया है, यानी टोटल 3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बना था? ऑप्शन ए है 1990 में, ऑप्शन बी 1995 में, सी है 1986 या फिर डी है 1999 में। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बना था? तो ये बना था 1986 ईस्वी में। ऑप्शन सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित हैं? तो 20, 22, 23 और 24 में, यानी टोटल 4 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित है? तो रोजगार की शर्तों पर, आधुनिक आर्थिक गतिविधि के स्वभाव पर, उद्यमों के स्वामित्व पर, उद्यमों के नियोज उद्यमों में नियोजित श्रमिकों की संख्या पर। तो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित है? तो ये विभाजित है उद्यमों के स्वामित्व पे। ऑप्शन सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2019 में भारत में जन्म के समय संभावित आयु कितनी थी? तो 68.8, 72.8, 75.8 या फिर ऑप्शन डी है 67.8। तो वर्ष 2019 में भारत में जन्म के समय संभावित आयु कितनी थी? 72.8 वर्ष थी। ऑप्शन बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो उसका नाम है हरियाणा। और जो प्रति व्यक्ति आय है, कहाँ पे गई प्रति व्यक्ति आय? ये रही। इसे हम लोग अन्य किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम लोग औसत आय भी कहते हैं। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा, प्रति व्यक्ति आय को हम लोग औसत आय भी कहते हैं। तो किसकी है सर्वाधिक? तो हरियाणा की है। ऑप्शन ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन, कौन सा दिन राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 21 में आया, 23 में आया और 24 के 3 सेटों में ये क्वेश्चन आया है। टोटल कितनी बार? 6 बार क्वेश्चन आया है। एक बार, 2 बार और 3 बार, टोटल 5 बार ये क्वेश्चन आया है। तो कौन सा दिन राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 24 मार्च, 24 मई, 24 सितंबर या फिर 24 दिसंबर। तो कौन सा दिन राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है? 24 दिसंबर है। ऑप्शन डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किस देश का मानव विकास सूचकांक 2016 के अनुसार भारत से अधिक ऊंचा है? तो श्रीलंका, बांग्लादेश, ऑप्शन सी पाकिस्तान या फिर डी नेपाल। तो किसका है मानव विकास सूचकांक 2016 के अनुसार भारत से अधिक ऊंचा? तो उसका नाम है श्रीलंका। ऑप्शन ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित देशों में मानव विकास सूचकांक के लिहाज से किस देश की स्थिति अन्य से बेहतर है, अच्छी है? तो उसका नाम है म्यांमार। ऑप्शन डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम साक्षरता दर पाई जाती है? तो बिहार, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी केरल या फिर डी मध्य प्रदेश। तो निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम साक्षरता दर पाई जाती है? तो उसका नाम है केरल। ऑप्शन सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन, प्रति व्यक्ति आय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो औसत आय, राष्ट्रीय आय, व्यक्तिगत आय या फिर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रति व्यक्ति आय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? और ये हमने आपको ऊपर क्वेश्चन बताया था, तो उसे हम लोग औसत आय भी कहते हैं। ऑप्शन ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे हमारा अगला क्वेश्चन, विकास का महत्वपूर्ण घटक है? तो आय, औसत आय, राष्ट्रीय विकास या फिर उच्च विकास। तो विकास का महत्वपूर्ण घटक क्या है? तो उसका नाम है औसत आय। ऑप्शन बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए, शिशु मृत्यु अनुपात निकाला जाता है 1000 जीवित बच्चों पर, 800 जीवित बच्चों पर, 500 जीवित बच्चों पर या फिर 100 जीवित बच्चों पर। शिशु मृत्यु अनुपात निकाला जाता है तो कितनों पर? 1000 जीवित बच्चों पर निकाला जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए, सामान्यतः किसी देश का विकास निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो देख सकते हैं कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया। 22 के एक सेट में, 22 के 2 सेटों में और 23 के एक सेट में, 24 के एक सेट में पूछा गया है। तो प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता स्तर, लोगों की स्वास्थ्य की स्थिति या फिर डी उपयुक्त में सभी। तो सामान्यतः किसी देश का विकास निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो प्रति व्यक्ति आय पर भी निर्धारित होता है, औसत साक्षरता स्तर भी निर्धारित होता है और लोगों की स्वास्थ्य की स्थिति पर भी निर्धारित होता है। यानी ऑप्शन डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त सभी। बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित देशों में से मानव विकास सूचकांक के लिहाज से किस देश की स्थिति अन्य से बेहतर है? तो 21 के सेट में आया, 22 के सेट में आया, 23 के सेट में और 24 के 3 सेटों में क्वेश्चन आया है। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल या फिर डी पाकिस्तान। क्वेश्चन क्या आता है कि निम्नलिखित देशों में से मानव विकास सूचकांक के लिहाज से किस देश की स्थिति अन्य से बेहतर है? तो उसका नाम है श्रीलंका। ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकसित देश है? भारत, ब्राजील, ऑप्शन सी है फ्रांस या फिर डी बांग्लादेश। इनमें से कौन सा देश है जो एक विकसित देश है? तो उसका नाम है फ्रांस।
ऑप्शन सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, किसी देश के विकास को निर्धारित करने का आधार है स्वास्थ्य एवं शिक्षा का स्तर, प्रति व्यक्ति आय, व्यक्तियों की साक्षरता स्तर या फिर डी इनमें से सभी। विकास को निर्धारित करने का, किसी देश के विकास को निर्धारित करने का आधार है। अगर हमें किसी देश के विकास को निर्धारित करना है, किसी भी देश के विकास को देखना है, तो स्वास्थ्य एवं शिक्षा का स्तर भी देखना पड़ेगा, प्रति व्यक्ति आय भी देखनी पड़ेगी, और व्यक्तियों का साक्षरता स्तर भी देखना पड़ेगा। यानी ऑप्शन डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष लागू किया गया? तो किस वर्ष लागू किया गया? ऑप्शन ए 2004 में, ऑप्शन बी 2005 में, ऑप्शन सी 2006 में या फिर डी 2007 में। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में लागू किया गया? तो ये लागू किया गया था 2005 में। ऑप्शन बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं है? तो रेलवे, डाकघर, सेल या फिर टिस्को, इनमें से कौन सा है जो सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं है? तो उसका नाम है टिस्को। ऑप्शन डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए, सेवा क्षेत्र निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है? तो प्राथमिक क्षेत्र में, द्वितीय क्षेत्र में, तृतीय क्षेत्र में या फिर डी इनमें से कोई नहीं। सेवा क्षेत्र इनमें से किस में सम्मिलित किया जाता है? तो तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्र में विकास का लक्ष्य है? तो नियमित कार्य, उपज की उचित कीमत, बेहतर मजदूरी या फिर डी इनमें से सभी। तो निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्र में विकास का लक्ष्य है? तो इनमें से कौन सा है? तो नियमित कार्य भी है, उपज की उचित कीमत ये भी है, और बेहतर मजदूरी ये भी है। यानी ऑप्शन डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया में से उत्पादन क्षेत्र की गतिविधि है। एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन क्षेत्र की गतिविधि है। तो प्राथमिक गतिविधि है, द्वितीयक गतिविधि है या फिर तृतीयक गतिविधि है या फिर सूचना प्रौद्योगिकी है? तो बताइए कौन सी गतिविधि है? तो ये है प्राथमिक गतिविधि। ऑप्शन ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो कृषि मजदूर, बैंक मैनेजर, ऑप्शन सी है राजपत्रित अधिकारी या फिर डी सैनिक। बताइए। कृषि मजदूर, ऑप्शन ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। जो कृषि मजदूर हैं वो असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए, द्वितीय क्षेत्र को किस अन्य नाम से जाना जाता है? जी गलत लिख गया, ये है क्षेत्र। तो द्वितीय क्षेत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र, ये तो होगा नहीं, तो इसे तो हटा ही दो। ऑप्शन बी खनन, ऑप्शन सी औद्योगिक क्षेत्र या फिर डी कृषि क्षेत्र। तो बताइए द्वितीय क्षेत्र को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो द्वितीय क्षेत्र को का दूसरा जो नाम है वो है औद्योगिक क्षेत्र, यानी इसमें उद्योग धंधे होते थे। बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे इसका प्राथमिक क्षेत्र जो आंसर है वो गलत दिया हुआ है। प्राथमिक क्षेत्र ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये तो अलग ही क्षेत्र है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो औद्योगिक क्षेत्र ही होगा। यहाँ पे इसका जो राइट ऑप्शन है वो गलत लिख के है। ऑप्शन सी राइट ऑप्शन है। आगे देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसको कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहते हैं? तो प्राथमिक क्षेत्र को, द्वितीय क्षेत्र को, तृतीय क्षेत्र को या फिर चतुर्थ क्षेत्र को, निम्न में से किसको कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहते हैं? तो उसका नाम है प्रारंभिक क्षेत्र को। ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रारंभिक क्षेत्र यानी कि प्राथमिक क्षेत्र को। बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो खनन आता है, बर्तन बनाना, भवन निर्माण या फिर सिलाई, इनमें से बताइए क्या आता है? कि निम्नलिखित में से कौन सा गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो क्या आता है? खनन आता है। ऑप्शन ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। देखिए, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन कहा जाता है। तो 20 में आया, 22 में आया, 23 में आया और 24 के दो सेटों में आया हुआ है। तो एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन कहा जाता है। प्राकृतिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र या फिर सूचना प्रौद्योगिकी। तो क्या था? प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन, उसे कहते हैं हम लोग प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत वो आता है। ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो हमने 50 में से 25 एमसीक्यूज को कंप्लीट कर लिया। बच्चे हमारे आधे एमसीक्यूज, तो चलिए उन्हें भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्रियाओं को किस आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है? तो प्रथम क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र या फिर डी चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत। तो औद्योगिक क्रियाओं को किस आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है? तो किस में रखा जाता है? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि श्वेत क्रांति संबंधित है दुग्ध उत्पादन से, गेहूं उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से या फिर मोटा अनाज उत्पादन से।
तो श्वेत यानी कि सफेद क्रांति किससे संबंधित है? तो दुग्ध यानी कि दूध पे कैसे सफेद होता है, तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि 2017-18 में द्वितीय क्षेत्र में कितने प्रतिशत श्रम को रोजगार प्राप्त था? तो 49% को, 11% को, 15% को या फिर 25% को? बताइए 2017-18 में द्वितीय क्षेत्र में कितने प्रतिशत श्रम को रोजगार प्राप्त था? तो 25% को। ऑप्शन डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का आर्थिक क्षेत्र है तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या फिर चतुर्थ, इनमें से कौन सा क्षेत्र है? तो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी इनमें से किसमें रखा जाता है? तो तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत ये सभी आते हैं, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। आगे देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसको किसी क्षेत्र कहते हैं? निम्न में से किसको किसी क्षेत्र कहते हैं? तो प्राथमिक क्षेत्र को, द्वितीय क्षेत्र को, तृतीयक को या फिर चतुर्थ क्षेत्र को? इनमें से किसको किसी क्षेत्र कहते हैं? यानी कि कृषि क्षेत्र है वो किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ये क्वेश्चन एक बार ऊपर भी आया था। तो प्राथमिक क्षेत्र है इसके अंतर्गत कृषि क्षेत्र आता है। ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत है तो उद्योग, कृषि, व्यवसाय या फिर डी, इनमें से कोई नहीं। तो भारत में जीविका का मुख्य स्रोत है ऑप्शन बी यानी कि कृषि इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2012 में भारत के प्रति 1000 ग्रामीण परिवारों में कितने प्रतिशत परिवारों को किस शाखा का स्रोत व्यावसायिक बैंक थी? तो 33%, 18%, 25% या फिर 40%? बताइए इनका इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो 25%। ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि मुद्रा का निर्गमन किसके द्वारा किया जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, वित्त मंत्री द्वारा या फिर प्रधानमंत्री द्वारा? तो मुद्रा का निर्गमन किसके द्वारा किया जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। रुपयों के बारे में जितनी सारी चीजें हैं वो ज्यादातर चीजें क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ही कंट्रोल की जाती हैं। ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, पेरिस में, जिनेवा में या फिर ओटावा में? बताइए विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है कहाँ है? तो जिनेवा में है। ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में करेंसी नोट जारी करने का एक अधिकार किसे प्राप्त है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, पंजाब नेशनल बैंक को या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा को? तो भारत में करेंसी नोट जारी करने का एक अधिकार किसे प्राप्त है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। देखिए विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है वाशिंगटन में, लंदन में, टोक्यो में या फिर जिनेवा में? तो ये एक बार पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है, हमें तो यही लग रहा है कि ऑप्शन डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, जिनेवा राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में कितने प्रतिशत लोग अनौपचारिक स्रोत से ऋण प्राप्त करते हैं? तो 60%, 65%, 85% या फिर 90%? बताइए भारत में कितने प्रतिशत लोग अनौपचारिक स्रोत से ऋण प्राप्त करते हैं? तो 90% लोग अनौपचारिक रूप से ऋण प्राप्त करते हैं यानी कर्जा लेते हैं। आगे देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? 1935 में, 1945 में, 1955 में या फिर 1965 में? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक बनी थी, इसकी स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन को और देखिए निम्नलिखित में से किस वर्ष बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई? तो 1960 में, 1980 में, 1970 में या फिर 1950 में? किस वर्ष बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी? तो की गई थी 1970 में। ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए स्वयं सहायता समूहों में बचत और ऋण संबंधी अधिकार निर्णय लिए जाते हैं। स्वयं सहायता समूहों में बचत और ऋण संबंधी अधिकार लिए जाते हैं तो किसमें लिए जाते हैं? बैंक द्वारा, सदस्यों द्वारा, गैर सरकारी संस्था द्वारा या फिर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधी अधिकार निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? तो ये लिए जाते हैं गैर सरकारी संस्था द्वारा, गैर सरकारी संस्था द्वारा। ऑप्शन सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि विदेशी व्यापार किसके मध्य होता है? विदेशी व्यापार है वो किसके मध्य होता है? तो दो देशों के मध्य, दो प्रदेशों के मध्य, दो नगरों के मध्य या फिर दो गांवों के मध्य? तो विदेशी व्यापार किसके मध्य होता है? दो देशों के मध्य होता है, दो देशों के मध्य, जिसे हम लोग अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी कह सकते हैं। आगे देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की हुई थी? तो 20 में क्वेश्चन पूछा गया और 22 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो 1 जनवरी 1993 को, 1 जनवरी 1995 को, 1 जनवरी 1990 को या फिर 1 जनवरी 1985 को? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी? 1 जनवरी 1995 को। ऑप्शन 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन किसके द्वारा शुरू हुआ? तो विकसित देश,
देश, विकासशील देशों द्वारा, अल्प विकसित देशों द्वारा या निर्धन देशों द्वारा। सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन किसके द्वारा शुरू हुआ था? तो विकसित देशों के द्वारा शुरू हुआ था। ऑप्शन ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे है हमारा अगला क्वेश्चन कि मानव विकास रिपोर्ट 2018 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो 125वां स्थान, 124वां स्थान, 129वां या फिर 130वां स्थान। बताइए, मानव विकास रिपोर्ट 2018 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? तो 130वां स्थान प्राप्त हुआ था। ऑप्शन डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे है हमारा अगला क्वेश्चन कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे सामान्य मार्ग है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे सामान्य मार्ग है नए कारखाने की स्थापना, स्थानीय कंपनियों को खरीदना। ऑप्शन सी है स्थानीय कंपनियों के साथ साझेदारी या फिर डी है धन का निवेश। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे सामान्य मार्ग है स्थानीय कंपनियों के साथ साझेदारी करना। सबसे सामान्य मार्ग उन लोगों के लिए है। ऑप्शन सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे हमारा अगला क्वेश्चन, वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाया है। सभी लोगों को सहायता पहुंचाई है, विकसित देशों के लोगों को सहायता पहुंचाई है, विकासशील देशों के श्रमिकों को सहायता पहुंचाई है, या फिर डी इनमें से किसी को भी सहायता नहीं पहुंचाई। तो वैश्वीकरण ने जीवन स्तर में सुधार में सहायता पहुंचाई है। किसे पहुंचाई है? तो विकासशील देशों के श्रमिक जो थे उन्हें सहायता पहुंचाई है। ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए हमारा अगला क्वेश्चन के अंतरराष्ट्रीय व्यापार को उदात्त बनाने का उद्देश्य है। आईएमएफ का, डब्ल्यूटीओ का, नाटो का या फिर विश्व बैंक का। बताइए, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को उदात्त बनाने का उद्देश्य किसका था? तो किसका था? डब्ल्यूटीओ का था। ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से भारत प्रमुख रूप से किसका आयात करता है? यानी भारत सबसे अधिक आयात किसका करता है? तो चाय का, खाद्यान्न का, जूट का सामान या फिर कच्चा पेट्रोलियम। बताइए, निम्नलिखित में से भारत सबसे प्रमुख रूप से किसका आयात करता है? यानी सबसे अधिक किसका आयात करता है? तो कच्चा पेट्रोलियम का करता है। ऑप्शन डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि दो राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान कहलाता है। क्या कहलाता है? राष्ट्रीय व्यापार, गलत लिख गया, व्यापार होगा यहाँ पे। राष्ट्रीय व्यापार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, आंतरिक व्यापार या फिर डी वस्तु विनिमय। तो दो राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान कहलाता है। क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है दो राज्यों के मध्य है, तो वो कहलाता है आंतरिक व्यापार। ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। वहीं पे अगर होता है दो देशों के मध्य वस्तुओं का आदान प्रदान कहलाता है, तो वो हो जाता है अंतरराष्ट्रीय व्यापार। बस यही हमारा आगे देखिए क्वेश्चन हो जाता है। आगे देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, भारत में उदारीकरण की शुरुआत कब हुई? तो 23 में पूछा गया और 24 के 3 सेटों में ये क्वेश्चन आया है कि भारत में उदारीकरण की शुरुआत कब हुई? वर्ष 1991 में, 1989 में, 1995 में या फिर 1960 में। भारत में उदारीकरण की शुरुआत कब हुई थी? तो वर्ष 1991 में हुई थी। ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए हमारे जो इंपॉर्टेंट 2-4 क्वेश्चन और बचे हैं, तो चलिए उन्हें भी देख लेते हैं। टोटल 54 क्वेश्चन हमारे हैं, हमने लिख दिया था कि 50 से 4 क्वेश्चन और हमें इंपॉर्टेंट मिल गए थे, तो हमने उन्हें भी लिख लिया। तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? 1982 में, 1984 में, 1985 में या फिर 1986 में। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो 1986 में किया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक मार्क चिन्ह किन वस्तुओं के लिए प्रमाणित चिन्ह है? तो किन के लिए है? तो खाद्य पदार्थों के लिए ये सिर्फ चिन्ह है, एक मार्ग चिन्ह। आगे देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि उपभोक्ता को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए? तो पुलिस स्टेशन, सिविल न्यायालय, उपयुक्त उपभोक्ता केंद्र या फिर डी जिलाधिकारी, जिलाधिकारी यानी कि जिला मजिस्ट्रेट। तो उपभोक्ता को न्याय पाना है तो उसे कहाँ जाना होगा? तो उपयुक्त उपभोक्ता केंद्र जाना होगा। ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन, जो कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? तो 23 के टोटल 2 सेटों में और 24 के 2 सेटों में क्वेश्चन आया हुआ है। 2005 में, 2010 में, 1999 में या फिर 2001 में। सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? तो चलिए बताइए। तो ये लागू किया गया था 2005 में। तो ये थे हमारे क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक क्वेश्चन और बचा है, तो चलिए इसे भी देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया? तो 1976 में, 1996 में, 1986 में या फिर डी 1966 में। निम्नलिखित में से किस वर्ष में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था? तो 1986 में। ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो हमारे जो टोटल क्वेश्चन से सभी समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।